हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर है। तो मेरा नाम जीशान नजा, आपका स्वागत है बायो वाला ट्यूटोरियल्स में। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ने किसकी बात कर ली थी? मोनेरा के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रीकैप करा देते हैं। तो रीकैप की बात करेंगे तो हम लोग ने नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर हम लोग ने ये बात की थी कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम लोग किसी भी एनिमल को या कई सारे एनिमल को एक साथ ना पढ़े, हम लोग पर बर्डन ना हो। तो बर्डन को ऑब्वियसली मेन यही मुद्दा था कि बर्डन को हमें क्या करना है, कम करना है। इसलिए हमने क्लासिफिकेशन किया। अब बायोलॉजिकल से समझ में आ गया है कि किसी लिविंग बीइंग का क्लासिफिकेशन हो रहा है। इस चैप्टर का यही मतलब है कि किसी लिविंग बीइंग का क्लासिफिकेशन करना। फिर मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल जो होते हैं वो आपके सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिए थे, जो कि थोड़ा साइंटिफिक बेसिस पे था। क्लासिफिकेशन तो उसके पहले भी हुए थे। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। क्लासिफिकेशन तो उसके पहले भी हुए थे, लेकिन वो जो क्लासिफिकेशन थे बेसिस किसका था? उनका यूजेस का बेसिस था उनमें। जैसे नीम की हमने बात की थी कि नीम एक आपका मेडिसिनल प्लांट है, तो उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन हो गया कि हाँ मेडिसिनल प्लांट की कैटेगरी में आ गया। फिर हमने उसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात की थी। फिर एरिस्टोटल जो पहले थे साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन दिए थे, उसके भी ड्रॉबैक्स के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद से आते हैं आपके कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस ने आपका क्या दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। टू किंगडम में हमने बात की थी, एक प्लांट की बात कर ली थी और एक एनिमल की बात कर ली थी। इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक निकले थे। जैसे प्लांट में जिनके पास सेल वॉल थी उनको इसमें रख दिया गया, और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उनको इसमें रख दिया गया। पर यह भी कोई आपका क्राइटेरिया नहीं हुआ। इससे क्या हुआ था, यूकैरियोट्स की बात करोगे, प्रोकैरियोट्स की बात करोगे तो सब मिक्स हो गए थे। फिर हम लोग इसमें बात करेंगे आपका मल्टी सेलर, यूनिसेलुलर, ये तक नहीं पता चल रहा था। फिर उसके आगे हम लोग बात करेंगे तो आपका इसमें फंजाई को भी सिमिलर प्लांट की कैटेगरी में रख दिया गया था, जबकि उसके सेल वॉल की हम लोग केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो काइटिन का बना होता है, और प्लांट की बात करोगे तो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को भी हम लोगों ने क्या किया था? नेग्लेक्ट कर दिया था। फिर हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लिखा है। और ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है किसने दिया था? RH व्हाइटेकर ने दिया था। और किस सन में दिया था? 1969 में दिया था। और इसमें आपके कई सारे बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन दिया गया था। सबसे पहला बेसिस की हम लोग बात करेंगे तो फाइलोजेनेटिक ले लेते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और आपका क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर क्या था? सेलुलर स्ट्रक्चर था एक, और एक क्या था आपका? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये 5 बेसिस थे जिसके बेसिस पे आपका ये क्लासिफिकेशन हुआ था 5 किंगडम। RH व्हाइटेकर हमारे सिलेबस में ये इसी के बारे में पढ़ना है। अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन के बारे में था जो कि था आपका 6 किंगडम। 6 किंगडम किसने दिया था? कार्ल वोज ने दिया था। और मैंने आपको बताया इसे 6 किंगडम कैसे कहते हैं, क्योंकि ये जो दिए थे 3 डोमेन दिए थे, इनडायरेक्टली क्या दिए थे? 6 किंगडम दिए थे। मोनेरा को 2 पार्ट में बांट दिया था और सबको आपका सिमिलर रखा था। तो ये हो गया आपका रिकैप की बात। और हमने बात की थी मोनेरा के बारे में, और मोनेरा में हमने आपको बता दिया था कि आपके खाली और खाली बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया यानी कि आपके क्या हो गए? प्रोकैरियोट्स हो गए। फिर हमने कुछ बीमारी के बारे में बात की थी जिसमें आपका कोलेरा की बात कर लोगे, टाइफाइड की बात कर लोगे, टिटेनस की बात कर लोगे, और सिट्रस कैंकर की बात कर लोगे। तो ये सारी बातें हो गई थी कि ये आपके बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। भैया इंपॉर्टेंट है ये, आपके जितने मैं डिजीज बताया हूँ नीट में पूछ चुके हैं ये कई बार, तो इनको आपको ध्यान देना है। फिर हम लोगों ने माइकोप्लाज्म के बारे में बात की थी, और उसके बाद से हम लोग आज का लेक्चर शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा हम लोग का किंगडम प्रोटिस्टा। तो चलो हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो। कन्फ्यूजन ये कि मोनेरा में आपके क्या आते हैं? आपके ओनली एंड ओनली प्रोकैरियोट्स आते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सब आपके मोनेरा में आ जाएंगे। और हम लोग प्रोटिस्टा में बात करेंगे, प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? तो प्रोटिस्टा में आपके आते हैं यूकैरियोट्स। तब आपके पास एक और कंफ्यूजन हो जाएगी, प्रोकैरियोट्स इसमें आ गए मोनेरा में, और प्रोटिस्टा में आपके यूकैरियोट्स आ गए। तो आने वाले जितने किंगडम में उसमें क्या आएंगे? उसमें भी आपके यूकैरियोट्स आते हैं।
तो पूरी बात लिखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पे आपका क्या आता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई, ये कन्फ्यूजन दूर हो गई कि इसमें आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। देखो प्रोटिस्टा आपका पहले से ही ऐसा किंगडम है जिसमें बहुत ही सारा कन्फ्यूजन हुआ है और साइंटिस्ट भी कई सारे बातों पे आपके अमल नहीं करते हैं। तो किसी के लिए कुछ और ये होता है तो किसी के लिए कुछ और ऑर्गेनिज्म की तरह होता है। जैसे ये प्रोटिस्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं किसके बीच का, एनिमल और प्लांट के बीच का, क्योंकि इसमें खुद साइंटिस्ट को बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। जैसे कि किसी के लिए वो प्लांट है तो किसी के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है। सपोज करो कोई साइंटिस्ट कह रहा है कि वो प्लांट है तो दूसरा साइंटिस्ट कहेगा कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है। तो इसी में बहुत ही सारी कंफ्यूजन होती रहती है। अब प्लांट क्यों बोल दिया जाता है, क्योंकि इनके जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं वो आपके मैच करते हैं प्लांट से। ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा ही है। चलो ये कंफ्यूजन तो अभी तक क्लियर नहीं हुई है और ना इसके बारे में कुछ बताया गया आगे, लेकिन हाँ ये जरूर बोला गया कि इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई है कि जो आपके प्रोटिस्टा होते हैं प्राइमरी क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। प्राइमरी एक्वेटिक का मतलब ये होता है कि जो मेनली प्रोटिस्टा होते हैं वो आपके एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, यानी कि आपके पानी के अंदर पाए जाते हैं। चलो अब इनके अगर ये आपके यूकैरियोट्स हैं तो आप ऑब्वियसली समझ गए होंगे कि इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वेल डिफाइंड होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और सेलुलर ऑर्गेनल्स होंगे जिनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखेगी। तो प्रोटिस्टा में आपके कैटेगरी जो आती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है क्राइसोफाइट्स, फिर दूसरी आती है आपकी डायनोफ्लैजिलेट्स, फिर तीसरी आपकी यूएग्लेनोइड्स, फोर्थ की बात करेंगे तो हम लोग स्लाइम मोल्ड्स की बात करेंगे। देखो एक और कैटेगरी एनसीईआरटी में दे रखी है, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स को हम लोग पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया में, क्योंकि वो देखा जाए तो वो एनिमल किंगडम का ही पार्ट है, तो बेटर वहां समझ में आएगा। तो प्रोटोजोन्स को हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। देखो क्राइसोफाइट्स में आपके दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक होता है आपका डाई एटम्स और एक होता है आपका डेस्मिड्स। ऐसा नहीं होता कि दो ही ऑर्गेनिज्म क्राइसोफाइट्स में, आपके सिलेबस के हिसाब से खाली और खाली दो ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए हैं, एक है डाइएटम्स और एक है आपका डेस्मिड्स। डेस्मिड्स की बात करोगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन एल्गे भी कहते हैं। ठीक है, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे तो ये आपके फ्लोट करते रहते हैं वाटर में पैसिवली, यानी कि ये अगर आपकी ये वाटर समझ लो, ये अगर आपकी वाटर है तो आपको ये ऊपर की तरफ आपको ये फ्लोट करते हुए दिख जाएंगे। इसमें आपको ये फ्लोट करते हुए दिख जाएंगे, वाटर के ऊपरी सतह में आपको आसानी से ये फ्लोट करते हुए दिख जाएंगे। और इनके हम लोग सेल वॉल की बात कर लेते हैं। तो सेल वॉल जो होती है इनकी सोप बॉक्स लाइक होती है, जैसे ये देखो साबुनदानी होती है ना, तो दो साबुनदानी को अगर आप एक साथ मिला दो, जैसे ये आपकी साबुनदानी हो गई, ठीक है, तो ये आपकी इनकी सेल वॉल होती है और इनके बीच में ये पाए जाते हैं। ये हो गई इनकी सेल वॉल हो गई। और इनके सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करोगे तो किसका बना होता है, सिलिका का बना होता है। और सिलिका एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, वो क्या होता है आपका इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, यानी कि आप इसे तोड़ नहीं सकते इस सेल वॉल को। इसीलिए क्या होता है, जब आपके बिलियंस ऑफ द ईयर्स, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, जब आपके बिलियंस ऑफ द ईयर्स बीत जाते हैं, बिलियंस, क्या मैंने बोला, बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन बोल रहा हूं। जब आपके बिलियंस ऑफ द ईयर्स बीत जाते हैं तो ये देखो, जैसे ये आपका वाटर है, ठीक है, और ये होगी उसके नीचे की सतह मान लेते हैं। ये आपका समुद्र का थोड़ा सा मैंने पार्ट लिया और नीचे का यहाँ पे आपका सतह हो गया, एकदम ग्राउंड लेवल नीचे का समुद्र का। और ये है जो आपके कौन है, डेस्मिड्स हैं और डाइएटम्स हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनकी जो सेल वॉल होती है इंडिस्ट्रक्टिबल होती है। किसकी वजह से, सिलिका की वजह से उनकी सेल वॉल जो होती है इंडिस्ट्रक्टिबल होती है। और जब ये इंडिस्ट्रक्टिबल होती है तो आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते और ये आपकी बैक्टीरिया से डिग्रेड भी नहीं होती है। तो होता क्या है कि जितने भी आपके सिलिका हैं, जितने भी आपके ये डाई एटम्स हैं जो मर गए हैं, वो नीचे की तरफ आपके सेटल डाउन हो जाते हैं और यहाँ पे आपका एक डाई एटोमिसियस अर्थ का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डाई एटोमिसियस अर्थ का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
और इसका फॉर्मेशन होने में आपको कितना समय लगता है? बिलियंस ऑफ द ईयर लगता है। मैं इस पर बार बार क्यों जोर दे रहा हूँ? क्योंकि एक बार ये नीट में पूछ चुका है, ठीक है। और ये आपके ग्रिटी होते हैं, ग्रिटी मतलब थोड़े खुरदुरे टाइप के होते हैं, इसलिए आप इनको इस्तेमाल करते हो किस किस में इस्तेमाल करते हो? प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल करते हो, फिल्टरेशन, किसके फिल्टरेशन में आप इस्तेमाल करते हो? ऑयल्स के फिल्टरेशन में और सिरप के फिल्टरेशन में आपका इसका इस्तेमाल करते हो। और इसमें हम लोग बात करें तो आपका जो ये डाई एटम्स होता है ना, ये आपका चीफ प्रोड्यूसर है ओशन का, यानी कि आपको इससे ये पता चल गया कि ये ऑटोट्रॉफिक इन द नेचर होते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात होती है खत्म। क्राइसोफाइट्स के बारे में पूरी बात हो गई। फिर मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। क्राइसोफाइट्स है, उसमें दो पार्ट होते हैं आपके, एक डाई एटम्स होता है और एक होता है आपका डेस्मिड्स होता है। डेस्मिड्स की बात करोगे तो इसे हमने क्या कहा था? गोल्डन एल्गी कहा था। और डाई एटम्स की बात करोगे तो डाई एटम्स आपके क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन के। ये जो दोनों होते हैं आपके फ्लोट करते हैं पैसिवली इन द वाटर, यानी कि ये वाटर की सतह है तो ये वाटर के सतह के ऊपर ही ऊपर फ्लोट करते रहेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। और जब ये मर जाते हैं तो बिलियंस ऑफ द ईयर के बाद से नीचे की तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पे कई सारे आपको सिलिका के पार्टिकल पाए जाएंगे, क्योंकि वो तो मर गए हैं डेस्मिड्स वहाँ पे, ठीक है, तो वो तो रहेंगे नहीं वहाँ पे। डेस्मिड्स खत्म हो गए तो नीचे की तरफ आपको बस सिलिका ही मिलेगी, और वो इनडिस्ट्रक्टिबल है तो उसको बैक्टीरिया डिग्रेड भी नहीं कर पाता है। तो वो जो होती है उसे हम लोग डायएटमिशियस अर्थ भी कहते हैं, जिससे आपका क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होती है। किस चीज़ में होती है? प्यूरिफिकेशन होती है और फिल्ट्रेशन होती है ऑयल्स की, और किसकी होती है? सिरप्स की होती है, ठीक है। और ये जिसका इसकी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो किस शेप का होता है आपका? जो सोप बॉक्स होती है ना, एक ऊपर की तरफ साबुनदानी होती है और नीचे की तरफ साबुनदानी होती है, इनके बीच में आपके सिलिका पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको पूरा क्राइसोफाइट्स पढ़ा दिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। देखो यार, डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करते हैं तो ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं? मोस्टली मेराइन होते हैं। क्या होते हैं आपके ये? यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि आपके क्या होते हैं? मेराइन होते हैं। अगर आपसे पूछेगा, इससे क्वेश्चन ये पूछेगा तो यही पूछेगा कि आपके मेराइन होते हैं मोस्टली कि फ्रेश होते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया कि आपके मोस्टली कैसे होते हैं? मेराइन्स होते हैं। अब डाई एटम्स का आपका तस्वीर बना हुआ है, जो डायग्राम आपका बना हुआ है एनसीईआरटी में। सपोज करो ये आपका सॉरी डाई एटम्स बोल रहा हूँ मैं, डायनोफ्लैजिलेट्स। मैं आपको ये समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसा बना नहीं हुआ है। तो इनमें क्या बोला है कि सबसे पहले इसके चारों तरफ आपका क्या पाया जाएगा? कि स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट पाया जाएगा। स्टिफ मतलब बहुत ही हार्ड, और किसका बना हुआ? सेलुलोज का बना हुआ एक प्लेट पाया जाएगा डायनोफ्लैजिलेट्स के चारों तरफ, ठीक है। चलो, ये आपकी प्लेट हो गई। और यहां पे आपका क्या पाया जाता है? दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक जो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल में होता है, और एक जो होता है आपका ट्रांसवर्स नेचर में होता है, ठीक है। क्या मैंने बोला कि आपका जो डायनोफ्लैजिलेट्स है मोस्टली क्या होता है? मेराइन होता है, और इनके पास यहाँ पे आपका ये क्या दे रखा है? स्टिफ सेल्यूलोज का प्लेट है, और इनके पास दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक की बात करोगे तो आपका ट्रांसवर्स हो गया, और एक की बात करोगे तो आपका क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। और ये जो स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होते हैं, इनके बीच में क्या होता है? डीप फरो पाया जाता है। डीप फरो मतलब थोड़ा सा आपका गड्ढा टाइप का पाया जाएगा। डीप मतलब थोड़ा गहरा, और गड्ढा पाया जाएगा। डीप फरो, जैसे सपोज करो ये आपका मार्कर है और ये आपका पेन है, तो इनके बीच में आपको अगर जो जगह दिख रही है उसी को हम लोग कहेंगे फरो टाइप का हो गया है वहाँ पे, ठीक है। ये आपकी पूरी प्लेट से ढकी हुई है और यहाँ पे आपको बीच में थोड़ी जगह दिख रही है, उसी को हम लोग कहेंगे कि ये फर हो गया है। तो वही स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट में आपका डीप फरो पीट पाया जाता है। डीप फरो पीट मतलब एक गहरी सी जगह पाई जाती है उस प्लेट्स के बीच में। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में गोनायलेक्स का। किसका दे रखा है? गोनायलेक्स का। अब इसकी खासियत क्या दे रखी है कि ये आपका क्या कॉज कर देता है? रेड टाइड कॉज कर देता है सी में, ठीक है। सी जो होती है वो आपकी कैसे दिखने लगती है? रेड दिखने लगती है। और हम लोग बात करें तो डायनोफ्लैजिलेट्स आपके हार्मफुल भी होते हैं, और ये आपका रिलीज करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि आपका हार्म पहुंचाती है। हार्म किसको किसको पहुंचा सकती है? ऑब्वियसली फिश को तो पहुंचाएगी। अगर ह्यूमन भी उसके कांटेक्ट में आ गया
तो ह्यूमन को भी ये हार्म पहुंचाएगी पहुंचाएगी। जितनी भी एक्वाटिक लाइफ है उनको इससे हार्म है। तो इसी के साथ आपका डायनोफ्लैजिलेट्स भी होता है ख़त्म। अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे यूग्लिनोइड्स के बारे में। यूग्लिनोइड्स की कुछ खास बातें हैं। अब ये खास बातें क्या हैं? सबसे पहली खास बात कि इनके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है। क्या मैंने बोला? इनके पास आपका सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और नेक्स्ट खास बात क्या है कि ये आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और इसके पहले मैंने क्या बोला था कि जो आपके डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो आपके मोस्टली मेराइन बोला मैंने, मोस्टली मेराइन, ये नहीं कि पूरे के पूरे मेराइन में ही पाए जाते हैं। लेकिन यूग्लिनोइड्स की बात करोगे तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ये भी आपके मोस्टली ही हैं। ठीक है, मोस्टली आपके किस में पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। मैं आपका यूग्लिनोइड्स का यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, अब ये क्या है? ये आपका दोनों के दोनों फ्लैजिला हैं, दोनों के दोनों आपका फ्लैजिला है। ये आपको बड़ा दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग फ्लैजिला और इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फ्लैजिला। ओके, यहां तक समझ में आया? और इसको हम लोग कहेंगे यूग्लिनोइड। तो मैंने बोला था कि इनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लेकिन इनके पास एक प्रोटीन पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेलिकल लेयर, जो कि बनी होती है पेलिकल प्रोटीन की। और इस लेयर की वजह से इनकी जो बॉडी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। और इनकी कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, कैसे आपका ये खाना खाते हैं। सबसे पहले कि आपके क्या होते हैं? ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये आपके क्या हो गए? ऑटोट्रॉफिक हो गए। और इनके पास पिगमेंट की बात करोगे तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो कि क्या है आपका? सिमिलर है टू द प्लांट। और ये कहाँ पे रहते हैं? इनके हैबिटेट की बात करोगे तो ये आपके पाए जाते हैं स्टैग्नेंट वाटर में। स्टैग्नेंट वाटर की बात करोगे तो जैसे देखते हो ना आप, रुका हुआ पानी। सपोज करो कि ये आपके एक ऐसी कंडीशन आ गई है कि इनको सनलाइट नहीं मिल रही है, क्लाउडी कंडीशन आ गई है। अब उसमें ये क्या करेंगे? इनको फूड की रिक्वायरमेंट है, तो ये आपका बिहेव करने लगेंगे हेटेरोट्रॉफिक की तरह। और ये छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म को मार के खा जाएंगे। ठीक है, ये इतने भी बड़े नहीं होते हैं, लेकिन आप समझ लो कि ये आपके यूनिसेलुलर ही होते हैं। अब ये छोटे ऑर्गेनिज्म मतलब ये मत समझ लेना कि छोटी मछली को मार के खा जाएंगे। ठीक है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन हो गया, उनको मार के ही खा जाएंगे। ज़ूप्लैंक्टन हो गया, उनको मार के खा सकते हैं। तो यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जब तक सनलाइट है तब तक ठीक है। पिगमेंट की बात करोगे तो कौन सा है? क्लोरोफिल ए। और कैसा होता है? सिमिलर टू द प्लांट ही आपका पिगमेंट होता है। और आपके कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है मोस्टली। इनके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, इनके पास होती है आपकी पेलिकल प्रोटीन होती है। और ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन अगर इनको सनलाइट नहीं मिलती है तो आपके ये हेटेरोट्रॉफिक की भी तरह काम कर सकते हैं और स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को मार के ये खाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल में आपका आ गया यूग्लिना आ गया, और आपका जो ये पेलिकल प्रोटीन है इनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देता है। इतनी बात थी यूग्लिनोइड्स में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स की। देखो, स्लाइम मोल्ड्स के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसके लिए एक लाइन लिखूंगा, फॉल्स फंजाई। अब इसका मतलब समझते हैं कि इसको पहले फंजाई से कंपेयर ही क्यों किया गया है। फंजाई की मोस्टली आप न्यूट्रिशन की बात करोगे तो कैसा होता है? सेप्रोट्रॉफिक होता है। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करोगे तो कैसा होता है? सेप्रोट्रॉफिक होता है। लेकिन ये आपका आता है प्रोकैरियोट्स में, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं फॉल्स फंजाई, क्योंकि ये फंजाई की तरह आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है। अब सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले ये लोग गलाएंगे, फिर उसके बाद से इनगल्फ करेंगे, फिर खाएंगे। सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफिटिक का मतलब यही होता है। देखो, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि जब इनकी एक स्टेबल कंडीशन रहती है या गुड कंडीशन, गुड इन्वायरमेंट की बात कर लोगे, या एक सूटेबल कंडीशन होती है, तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ना, ये एग्रीगेशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है,
इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि एक सेवरल फीट तक चला जाता है। लेकिन जैसे ये अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाता है और किसका फॉर्मेशन कर लेता है, फ्रूटिंग बॉडीज का। और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है उनकी टिप पे क्या होती है, स्पोर पाई जाती है। अब सब खेल समझ में आया। जब ये अनफेवरेबल कंडीशन आई तो इसने क्या किया, फ्रूटिंग बॉडीज का यहां पे फॉर्मेशन कर लिया। किसका फॉर्मेशन कर लिया, फ्रूटिंग बॉडीज का। और फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पे क्या है, आपकी स्पोर है। और इनकी जो स्पोर होती है उनके चारों तरफ बहुत ही हार्ड लेयर पाई जाती है, आप वॉल कह दोगे। इन स्पोर के चारों तरफ बहुत ही हार्ड वॉल पाई जाती है, जो कि इनको एडवर्स कंडीशन से बचाती है। अब हम लोग इसकी बात कर लेंगे कि आपके स्पोर कैसे डिस्पर्स होते हैं। तो उनको डिस्पर्स करने के लिए क्या होती है, एयर करंट कह दो या तो एयर का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और मैं आपको इसमें बता दूं कि एक आपका डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, ऐसे बना हुआ है। इसका नाम है आपका फाइजेरम। नाम लिख लो। एनसीईआरटी में डायग्राम तो बना हुआ है लेकिन नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका नाम है फाइजेरम। ओके। तो आपकी प्रोटिस्टा की बात हो गई। एक प्रोटोजोन है जो मैंने बोला कि एनिमल किंगडम में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो एनिमल किंगडम से ही बिलोंग करता है। अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे वायरस, वायराइड्स और प्रायोन्स के बारे में। किंगडम फंजाई को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, चलो देखो यार, कंफ्यूजन की बात यह है कि RH वाइटेकर जो थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो दे दिया, लेकिन वायरस को कहीं भी जगह नहीं दी। तो आप ये सोचोगे यार RH वाइटेकर तो बहुत ही भुलक्कड़ है, जगह तो दी ही नहीं वायरस को। पर वो भुलक्कड़ नहीं था, वो क्या था, समझदार था। क्या था, समझदार था। तो उसने वायरस को इसलिए नहीं जगह दी कि देखो, आप ये तो मानते हो कि अगर किसी को लिविंग होना है तो उसके पास सेल तो होना ही चाहिए, और सेल की डिफिनीशन यही है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो हमें मैडम ने पढ़ाया था कि सेल जो होता है आपका बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो वायरस है वो क्या होता है आपका, ए सेलुलर होता है। क्या होता है आपका ये वायरस, ए सेलुलर होता है। अब ए सेलुलर का मतलब क्या है कि वायरस के पास कोई सेल ही नहीं है। तो ये काम कैसे करता है, देखो वायरस, सपोज करो ये आपका वायरस है। सपोज करो, क्या मैं आपका थोड़ा बना ही देता हूँ एक स्ट्रक्चर टाइप का। हाँ, ये देखो, ठीक है, ये आपका वायरस है। ओके, ठीक है। ये जो वायरस है यहाँ पे आपका क्या पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा या तो डीएनए पाया जाएगा। और ये जो आपका यहाँ पे ये बना हुआ है, ये बनी होती है पूरी की पूरी प्रोटीन की बनी होती है। तो मूल यही है कि वायरस के पास क्या है, एक है आपका आरएनए और एक है आपका प्रोटीन। इसके पास, वायरस के पास कुछ भी नहीं है। अब वायरस के पास तो सेल नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब यही नहीं है तो वायरस को हम लोग लिविंग कैसे कह देंगे। और जब वो लिविंग ही नहीं है और हम लोग क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं, लिविंग बीइंग का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का ही नाम ये है कि हम लोग जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं लिविंग बीइंग का पढ़ रहे हैं, और जब ये आपका लिविंग ही नहीं है तो हम लोग इसे किस कैटेगरी में रखेंगे। तो इसीलिए RH वाइटेकर ने इसे किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा। इसे कहा जाता है नॉन सेलुलर टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या कह दो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो आप ये सोच रहे हो कि यार जब वायरस आपका जिंदा चीज ही नहीं है तो ये हमारे शरीर को नुकसान कैसे पहुंचा देता है। सबसे पहले सिंपल सी चीज, एक सिंपल सी बीमारी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन कोल्ड कहते हैं, जो सर्दी जुकाम होता है ना, वो होता है आपका वायरस से होता है। वायरस के नाम की बात करोगे तो राइनो वायरस, ठीक है, राइनो वायरस इसका नाम होता है। अब जब आप यही सोच रहे हो कि यार ये जब जिंदा ही चीज ही नहीं है तो ये कैसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा दे रहा है, सबसे पहली बात तो ये कि हाँ, जब तक ये आपके बॉडी के बाहर है तब तक तो ये आपका एक अधमरा है, ठीक है। लेकिन जैसे ये आपके बॉडी में आता है तो ये क्या करता है, आपका जो डीएनए होता है उसके साथ क्या होता है, ये इंटरैक्ट हो जाता है
और उसके बाद से ये खुद ब खुद नए वायरस पार्टिकल को बना लेता है और वहाँ पे आपकी जो मशीनरी होती है सबको ये क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, एक तरह से हाईजैक कर लेता है। जितनी भी आपकी वहाँ पे हॉस्टल की जो मशीनरी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, तो उन्हें क्या कर लेता है, ये कब्जा कर लेता है, फिर आपको होस्ट को धीरे धीरे मारता रहता है, फिर अपने अपने नंबर को ये बढ़ाता रहता है। ठीक है, तो यार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें आपको वायरस को याद करना पड़ेगा। वायरस जो नाम था दिया गया था किसके द्वारा, लेवोइजियर के द्वारा। देखो अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो करेक्शन कर लेना, उसमें आपका थोड़ा क्या कहते हैं गलत दिया है ये, और वहाँ पे आपका ये नाम ही नहीं लिखा है और अधूरी लाइन लिखी है, वायरस नेम वॉज गिवन बाई, बस उसके बाद लिख के छोड़ दिया है। अगर आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो आप लेवोइजियर लिख लेना। ठीक है, अच्छा ये वायरस नाम दिया ही क्यों गया? वायरस का ही मतलब होता है या तो वेनम कह दो और या तो कह दो आप पॉइजनस फ्लूइड कह दो, इसका मतलब यही होता है, वायरस का मीनिंग है वेनम कह दो या तो आप इसे कह दोगे पॉइजनस फ्लूइड कह दोगे। किसने नाम दिया था? लेवोइजियर ने दिया था। अच्छा एक और आपका कई सारे आपके साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इन पर रिसर्च की। एक थे आपके डिमित्री इवानोस्काई। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बताया था कि जो आपका वायरस है ना वो है स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अच्छा इन्होंने ये कैसे बताया? इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया और उसके बाद से ये देखा कि ये जो आपका वायरस है ना वो बैक्टीरिया के फिल्टर पेपर जो भी हैं उनसे नीचे आ जा रहा है। नीचे जो उन्होंने जो भी जार लिया होगा, कुछ भी लिया होगा, उसमें आपका ये वायरस दिख रहा था। यानी कि बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से भी छोटा है, जिसमें उसमें जो क्या कहते हैं जगह होती है बैक्टीरिया फिल्टर पेपर में, उससे ये पास हो जा रहा था। तो इससे ये पता चल गया कि जो आपका वायरस है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। उसके बाद से एक और साइंटिस्ट आ गया आपके एमडब्ल्यू बेजरनेक। अच्छा ये एमडब्ल्यू बेजरनेक ने क्या किया, एमडब्ल्यू बेजरनेक ने एक जो वायरस इन्फेक्टेड टोबैको था उसमें से उसका लिक्विड निकाला और उसके बाद से एक नॉर्मल टोबैको प्लांट में उस लिक्विड को इंजेक्ट किया। फिर उसके बाद से ये देखा कि जो आपका ये जो नॉर्मल टोबैको था वो भी क्या हो गया, आपका इन्फेक्टेड हो गया। तो इससे ये पता चल गया कि हाँ ये आपकी बीमारी कॉज करता है और एक ये इन्फेक्शियस डिजीज एक तरह से कॉज करता है। तो इसका नाम दिया गया, वो जो लिक्विड था उसका नाम दिया गया कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूइडम। अब इसका मतलब क्या होता है, कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब ये होता है कि जो आपकी जो लिक्विड थी वो कैसी थी, इन्फेक्शियस थी। अरे जब इन्फेक्शियस थी तभी तो ये आपका डिजीज कॉज कर पाई एक नॉर्मल से टोबैको प्लांट में। तो क्या नाम दिया गया इसका, कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूइडम। किन्होंने नाम दिया, ये एमडब्ल्यू बेजरनेक ने नाम दिया। फिर उसके बाद से एक और साइंटिस्ट दे रखे हैं WM स्टेलनी। तो WM स्टेलनी ने क्या किया, एक पूरी डिश ली, पेट्री डिश कहते हैं जिसको हम लोग लैब में होती है, और उस पूरे डिश में वायरस को क्या किया, क्रिस्टलाइज किया। क्या किया वहाँ पे, क्रिस्टलाइज किया। देखो आप वायरस का कल्चर नहीं बना सकते, कल्चर बनाने के लिए क्या होता है कि आपको मीडियम की ज़रूरत होती है। फिर आपको वहाँ पे वायरस क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। अरे लेकिन वायरस कोई जिंदा जीव ही नहीं है, तो उसके लिए आप मीडियम ही क्या बनाओगे। और चलो मीडियम बना भी लिए तो वो रेप्लिकेट कैसे करेगा, उसे रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है। तो देखो दोनों कंडीशन में ही आपका जो वायरस है वो आप उसका बाहर की तरफ कल्चर नहीं बना सकते। अब आपके पास एक ही चीज़ है कि आप कई सारे वायरस को खुद इकट्ठा करो, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर यहाँ पे क्या किया, क्रिस्टलाइज कर दिया। क्रिस्टलाइज यानी कि पूरा उन्होंने जमा दिया उसे। और उसके बाद से ये देखा कि क्रिस्टलाइजेशन के बाद से जो वायरस है मेनली किसका बना हुआ है, प्रोटीन का ही बना हुआ है। उनके जो क्रिस्टल्स हैं वायरस के जो भी क्रिस्टल्स हैं वो किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। और ये आपके एक इनर्ट की तरह होते हैं, एक अधमरे की तरह होते हैं जब तक ये आपके होस्ट से कनेक्ट नहीं होते हैं। और जब भी ये आपके होस्ट से कनेक्ट होते हैं तो आपके पैरासाइट की तरह काम करते हैं। इसीलिए एक और लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी में कि जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब है कि सच्चा पैरासाइट,
अब ये सच्चा पैरासाइट का मतलब क्या है कि जब भी ये आपका होस्ट के कांटेक्ट में आएगा तो भैया गड़बड़ है, गड़बड़ है भैया, ये आपका बीमारी कॉज करने वाला है। तो ये तो बात हो गई थी वायरस की। हमने क्या बात की थी कि ये आपका इसमें सेल नहीं है, ए सेलुलर है, ठीक है, और इसीलिए इसको किसी भी कहीं भी जगह नहीं दी गई अलग से, ठीक है। उसके आगे हम लोगों ने इसमें बात की थी कई सारे साइंटिस्ट के बारे में, डीजे इवानोस्की, डिमित्री इवानोस्की, और जो वायरस नाम दिया गया था लेवोइजियर ने दिया था, और आपके एमडब्ल्यू बेजेंटेक ने नॉर्मल से इन्फेक्टेड टोबैको बना दिया था, और उन्होंने क्या कहा था कॉन्टैगियम वाइबम फ्लूइडम, जो कि एक इन्फेक्शियस फ्लूइड को उसका मीनिंग है। फिर उससे आता है आपके WM स्टैनले, और उन्होंने क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था इस वायरस को, और उन्होंने कहा था कि जो भी क्रिस्टल्स हैं मेनली किसके बने हुए, प्रोटीन के बने हुए हैं। इसके आगे भी कई सारी चीज़ें हैं वायरस में, और उसका आगे हम लोग बात करते हैं। उसमें वायरस के जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करते हैं। तो ये जो वायरस है ना, इसका जेनेटिक मटेरियल या तो DNA होगा और या तो RNA होगा। लेकिन अगर हम लोग, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी में DNA पाया जाता है, RNA पाया जाता है, लेकिन इसके केस में या तो DNA होगा या तो RNA होगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं पाए जाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लो कि आपका DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, कभी भी दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद से आपके कई सारी चीज़ें NCERT में दे रखी हैं, जैसे कि हम लोग बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स में आपके किस टाइप के वायरस जो है इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, आपके यहाँ पे पाए जाएंगे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाए जाएंगे। ये कैटेगरी है प्लांट की, जनरली बोला जा रहा है। देखो, अगर स्पेशल केस की बात करोगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर जनरली हम लोग प्लांट की बात करेंगे तो आपके यहाँ पे क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो वायरस होते हैं वही आपका यहाँ पे बीमारी कॉज करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो बैक्टीरिया में भी आपके वायरस इन्फेक्ट करते हैं। उन वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होता है आपके डबल स्ट्रैंडेड DNA, जो भी आपके डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करता है। थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा कि बैक्टीरिया भी कभी इन्फेक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके हम लोग आगे बात करेंगे, एनिमल की बात करेंगे। तो एनिमल में भैया हर वैरायटी सोच लो, सिवाय आप सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को छोड़ के। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की बात हो गई, फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA की बात हो गई, और एक डबल स्ट्रैंडेड DNA की बात हो गई। और इनकी जो आपका मैंने एक डायग्राम बनाया था वायरस का, ये वाला डायग्राम, ठीक है, ओके। ये जो मैंने डायग्राम आपको बनाया था, इससे हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। ये पूरा आपका अच्छे से डायग्राम बना हुआ है NCERT में। ये आपकी शीट हो गई, ये आपका नेक हो गया, या आप इसे कॉलर कह दो, और ये आपका क्या हो गया, टेल फाइबर हो गया। तो ये जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग कैप्सोमियर, आप एक और आपका डायग्राम बना हुआ है NCERT में, वो आपको वायरस का इनलार्ज माइक्रोस्कोपिक व्यू बताया गया है, जो आपका वहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, एक और NCERT में बना हुआ है, जस्ट इसके बगल में वो बना हुआ है। मैं ऐसे बना देता हूँ आपका, तो ये जो आप माइक्रोस्कोपिक डायग्राम देख रहे हैं अजीब सा बना हुआ है, ये आपका वायरस का इनलार्ज्ड माइक्रोस्कोपिक व्यू है। और ये जो आपको उबड़ खाबड़ दिख रहा है, हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड जो है वो बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। अब थोड़ा हम लोग काम सुनते हैं। इनका काम क्या है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल उस वायरस पार्टिकल का है उससे प्रोटेक्ट करना। यानी कि ये जो कैप्सिड है ये बाहरी परत बनाते हैं, इसके अंदर आपके जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, चाहे वो आपका DNA हो चाहे वो आपका RNA हो। अब इनके शेप की बात करोगे तो वो हेलिकल शेप भी हो सकती है, और एक होती है पॉलीहेड्रल, या तो आप बात करोगे तो जियोमेट्रिक फॉर्म भी हो सकती है। क्या क्या मैंने बोला आपको, एक हेलिकल बोल दिया, एक बोला पॉलीहेड्रल, और एक हो गया आपका जियोमेट्रिक फॉर्म होता है, ठीक है। और यही जो आपकी जो कैप्सिड है, इसकी सबसे छोटी यूनिट की बात करोगे तो उसमें क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। और कुछ आपके वायरल डिजीज के बारे में बात करेंगे तो मम्स,
जो कि आपका एक वायरल डिजीज़ है। फिर स्मॉल पॉक्स की बात करेंगे, हालांकि स्मॉल पॉक्स आप लोग बाद में पढ़ोगे कि अर्थ पे अब ये स्मॉल पॉक्स नहीं रहा। फिर हम लोग इसमें बात करेंगे आपका HIV, एड्स, और एक हो गया आपका इन्फ्लुएंज़ा। ऐसी बात नहीं कि और भी वायरल डिजीज़ नहीं होती हैं, लेकिन अभी आपको इतने ध्यान में रखने हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, HIV और इन्फ्लुएंज़ा, ठीक है। और वायरस को थोड़ा समराइज़ करा देता हूँ। तो हमने देखा क्या, चलिए अभी तो थोड़ा सुनिए ध्यान से। जो ये आपका वायरस है, सबसे पहली बात तो ये कि आपका ए सेलुलर है। तो जब ये ए सेलुलर है तो इसे कहीं भी जगह नहीं दी गई। थोड़ा वहाँ फास्ट फॉरवर्ड बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले मैं उसको भी समराइज़ कराया हूँ। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी, साइंटिस्ट आपके 4 साइंटिस्ट आ गए थे, और एक तो हो गए थे आपके जो नाम दिए थे लेवोइजर, उनको जोड़ के 5, और एक आपका DJ इवानोस्की, दिमित्री इवानोस्की, जिन्होंने क्या बताया था आपका कि जो आपका वायरस पार्टिकल है वो आपका बैक्टीरिया से छोटा है। फिर आगे बात करेंगे तो आपका कहते हैं MW बेजर्निक थे, उन्होंने क्या बताया था कि जो आपका ये जो वायरस पार्टिकल है वो कॉन्टेगियम बाइबम फ्लूइडम है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक सही टोबैको में उस लिक्विड को इन्फेक्टेड टोबैको से वो लिक्विड लिया गया था। फिर देखा गया कि कुछ दिनों बाद से वो जो सही टोबैको था या फ्री लिविंग टोबैको था, वो भी एक इन्फेक्टेड टोबैको बन गया था। फिर उसके बाद से एक आपके आ गए थे WM स्टेनले, और WM स्टेनले ने आपको क्या बताया था कि जो आपका वायरस होता है मेनली किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू बताया था। तो ये बातें हो गई थी। और यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि जो वायरस है उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है, या तो आपका DNA होगा या तो आपका RNA होगा। लेकिन दोनों की बात करोगे तो दोनों आपका तो ये कभी भी नहीं हो सकता है, दोनों कभी भी नहीं हो सकता है। और हम लोग ने ये बात की थी डायग्राम में कि आपका ये हेड हो गया, फिर आपका कॉलर नेक हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, शीथ हो गया, और ये हो गया आपका टेल फाइबर हो गया। और प्लांट्स की बात करोगे तो जनरली आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो जाता है। बैक्टीरिया की बात करोगे तो डबल स्ट्रैंडेड DNA, मतलब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला मेनली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है, जिसको हम लोग बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। एनिमल्स को इन्फेक्टेड करने वाला सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है। और ये आपके मेनली मेड ऑफ द प्रोटीन होते हैं, जो कि आपका एक कैप्सिड होती है, उसकी सबसे छोटी यूनिट कैप्सोमियर होती है। ये आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, और ये जो कैप्सिड है उसके कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं। एक हो गया आपका हेलिकल हो गया, एक हो गया आपका पॉलीहेड्रल हो गया, और एक हो गया आपका ज्योमेट्रिक फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अब आपका वायरस भी खत्म होता है, लेकिन वायरस पे ही आपका ये टॉपिक नहीं खत्म होता है। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे वायरॉइड्स के बारे में, और हम लोग बात करेंगे प्रोएंस के बारे में। देखो, वायरॉइड्स की बात करते हैं तो सबसे पहला लाइन आपको ये याद होना चाहिए कि इसे डिस्कवर किया गया था 1971 में। किसके द्वारा? टीओ डायनर के द्वारा। ये आपको एकदम याद होना चाहिए। और ये जो वायरॉइड्स होता है आपका, ये स्मॉलर होता है आपका वायरस से भी, यानी कि ये बैक्टीरिया से तो छोटा ही होगा, क्योंकि वायरस आपका बैक्टीरिया से छोटा होता है, और ये वायरॉइड जो है आपका वायरस से भी छोटा है, ठीक है। और इसमें बात करेंगे तो इसमें आपकी जो प्रोटीन कोड की हम लोग बात कर रहे थे तब से, वो यहाँ पे आपकी नहीं पाई जाती है। अब जब वो नहीं पाई जाएगी तो जो आपका RNA है उसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्री RNA कहेंगे। और ये जो RNA होता है लो मॉलिकुलर वेट का होता है, इसका जो वेट होता है वो कम होता है वायरस से कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। ये डिजीज़ की बात करोगे तो एक ही डिजीज़ कॉज करता है, जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। पूरा नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपका, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ठीक है। ये पूरी बातें हो गई। वायरस के बारे में इतनी बातें थी। 1971 में डिस्कवर हुआ टीओ डायनर के थ्रू। स्मॉलर देन द वायरस है, फ्री RNA है, प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है, लो मॉलिकुलर वेट है, और डिजीज़ कॉज करता है आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। फिर हम लोग एक बात करेंगे आपका प्रायोन्स के बारे में, या आप कह दो PRIONS, प्रायोन्स। ये जो आपका प्रायोन्स होता है ये कॉज करता है आपका न्यूरोलॉजिकल डिजीज़। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ की बात करेंगे तो आप समझ गए होंगे कि थोड़ी नर्व से रिलेटेड ये डिजीज़ होती है, और ये थोड़ी आपके पागलपन से भी रिलेटेड होती है, ठीक है। ये जो आपका न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ आपको कॉज करता है, और ये आपका साइज में सिमिलर होता है वायरस से। कैसा होता है आपका? सिमिलर इन साइज टू द वायरस।
और ये थोड़ा आपका एब्नॉर्मली आपका फोल्डेड फॉर्म में ये अब आपका पाया जाता है। ठीक है, इनकी जो प्रोटीन होती है वो एब्नॉर्मली फोल्डेड फॉर्म में पाई जाती है। और ये आपका डिजीज कॉज करता है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। क्या कॉज करता है आपका? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। देखो एनसीईआरटी में इसे कंपेयर किया गया है एक और डिजीज से जिसका नाम होता है मैड काऊ डिजीज, जो कि आपका कैटल में पाया जाता है। ठीक है, उसके भी हरकत ऐसी होती हैं। और एक और आपका वेरिएंट होता है जो कि एक सेम ऐसा कॉज करता है आपका ह्यूमंस में। उस वेरिएंट का नाम है आपका क्राई जैकोब डिजीज। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई है आपको? तो अभी तक हमने बात कर ली, वायरस की बात कर ली, वायरॉइड्स की बात कर ली और प्रायॉन्स की बात कर ली। आपका जो लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है लाइकेन है। लाइकेन को हमने क्यों नहीं रखा आपके वाइटेकर के क्लासिफिकेशन में? इसे इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये आपका शो करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और कौन कौन इसमें आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं? एक हो गया आपका अलगई और एक हो गया आपका फंजाई। एनसीईआरटी के बेस पे मैं बता रहा हूँ। तो इसको लाइकेन को आसानी से अगर आपको समझना है तो आप ये समझ लो कि जो आपका फंजाई है वो क्या है? आपका मालिक है। क्या आपका फंजाई मालिक है और अलगई क्या है? आपका नौकर है। अब आपको सब कुछ सारा खेल समझ में आ जाएगा। देखो नौकर का काम क्या होता है? खाना बनाना। तो अलगई जो होता है आपका क्या करता है? प्रिपेयर करता है फूड को। ठीक है, और किसके घर में रहेगा नौकर? मालिक घर में रहेगा। तो फंजाई का काम क्या होता है आपका? शेल्टर प्रोवाइड करना। ठीक है, और मिनरल न्यूट्रिएंट आपका एब्जॉर्ब करना। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिएंट की बात करोगे, वाटर की बात करोगे तो फंजाई आपका एब्जॉर्ब करता है। और आपका खाना बनाने का काम कौन करेगा? देखो इसे ऐसे समझो कि मालिक तो मार्केट से सामान लाएगा, तो आपका मिनरल और जो भी वाटर है फंजाई प्रोवाइड कर देता है। और पूरा रसायन ला दिया आपका फंजाई, और खाना बनाने का काम किसका हो गया? आपका एलजी का हो गया। ठीक है, इससे आपको पूरा रिलेशन समझ में आ जाएगा। एक और ये चीज़ है कि ये जो आपके एल्गी और फंजाई जो होते हैं, ये आपके जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो लाइकेन फॉर्म करते हैं, ये आपका पॉल्यूटेड एरिया में नहीं पाए जाते हैं। और ये मेनली आपके अफेक्ट होते हैं SO2 से। ठीक है, मेनली अफेक्ट होता है आपके SO2 से और पॉल्यूटेड एरिया में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए आपका ये चेक की तरह काम करते हैं कि अगर आपको चेक करना है कि पॉल्यूशन यहाँ पे है कि नहीं इस एरिया में, तो आप देख लो कि वहाँ पे लाइकेन पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। अगर लाइकेन नहीं है तो ऑब्वियसली वो पॉल्यूटेड एरिया है, लाइकेन है तो पॉल्यूटेड एरिया नहीं है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और थोड़ा रिकैप आपको मैं थोड़ा जाते जाते कुछ रिवाइज करा दूँ। जैसे आज हम लोगों ने बात की थी प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। उसमें हम लोग ने बात की थी क्राइसोफाइट्स के बारे में बात की थी, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बात की थी, फिर एक यूकेरियोट्स के बारे में बात की थी, और एक लास्ट आपका स्लाइम मोल्ड्स की बात हो गई थी। तो क्राइसोफाइट्स में हम लोगों ने क्या बात की थी? डायनोफ्लैजिलेट्स हो गया आपका, सॉरी क्राइसोफाइट्स में आपका हो गया गोल्डन एल्गे की बात हो गई थी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेस्मिड्स कहते हैं। और एक हो गया था आपका डाईएटम्स हो गया था। डाईएटम्स की बात करूँ तो चीफ प्रोड्यूसर में क्या था? ओशंस का। और वो आपके सोप बॉक्स फॉर्म में उनका क्या होता है? सेल वॉल पाया जाता है, जो कि आपका सिलिका का बना होता है। और वो क्या होता है? आपका इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। इंडिस्ट्रक्टिबल होने की वजह से बिलियंस ऑफ द ईयर के बाद से वो आपका नीचे की तरफ एक ग्रिटी लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। ग्रिटी मतलब ऐसी लेयर जो कि थोड़ी खुरदरी होती है। और जो खुरदरी लेयर होती है उससे हम लोग फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। सिरप्स की बात करोगे, ऑयल्स की बात करोगे तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन में लोग इस्तेमाल करते हैं, और पॉलिशिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बात हो गई, क्राइसोफाइट्स की बात हो गई। डायनोफ्लैजिलेट्स की हमने बात की थी कि दो फ्लैजिला होते हैं, एक आपका ट्रांसवर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है, और एक स्टिफ सेलोजिक प्लेट होती है। सपोज करो ये आपकी पूरी प्लेट बनी हुई है और इनके बीच में जो ये आपकी थोड़ी सी गैप दिख रही है, ये आपका क्या हो जाएगा? डीप फरो हो जाएगा। तो वही होता है, एक स्टिफ सेलोजिक प्लेट पूरी फॉर्म बनी हुई होती है और उनके बीच में आपके डीप फरो पाए जाते हैं। हमने बता ही दिया था फ्लैजिला एक ट्रांसवर्स होता है और एक आपका क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल होता है। मोस्टली बात करोगे तो ये लाइन इंपॉर्टेंट करने वाली बात है, ध्यान देने वाला बात है कि मोस्टली आपका क्या होता है? मेराइन होते हैं। ठीक है,
और ये आपके रेड टाइड कॉज करते हैं, गोनाल एक्स मैंने एग्जांपल दिया था। और ये आपके टॉक्सिन रिलीज करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, जो कि हार्मफुल होते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इवन दो ह्यूमंस के लिए भी। इसके बाद से हम लोगों ने बात की थी यूग्लिनोइड्स के बारे में कि यूग्लिनोइड्स आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं, अगर उनको लाइट मिले तो, सनलाइट मिले तो। और इनके पिगमेंट की बात करो तो क्लोरोफिल ए होता है, लेकिन अगर उन्हें लाइट ना मिले तो हेटेरोट्रॉपिक की तरह काम करते हैं। और ये जो आपके यूग्लिनोइड्स की बात करोगे तो इनके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इनके पास पाया जाता है आपका पेलिकल प्रोटीन। इस पेलिकल प्रोटीन की वजह से इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। इनके पास तो फ्लैजिला होते हैं, एक की बात करोगे तो आपका क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, और एक आपका हो गया लॉन्ग हो गया। तो ये हमने बात कर ली थी। फिर हमने बोला था कि प्रोटोजोआ हम लोग एनिमल किंगडम में बात करेंगे। और सॉरी, एक स्लाइम मोल्ड्स बच गया। स्लाइम मोल्ड्स को मैंने फॉल्स फंजाई कहा था, और ये जो आपका फॉल्स फंजाई होता है वो आपका प्लाज्मोडियम बना लेता है सेवरल फीट का, जब आपका फेवरेबल कंडीशन होता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करता है। इस बात को आपको ध्यान देना है कि जो आपका प्लाज्मोडियम होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है और फॉर्मेशन कर लेता है आपका फ्रूटिंग बॉडीज़ का। और फ्रूटिंग बॉडीज़ के टिप पे क्या होता है, स्पोर पाए जाते हैं, जो कि आपके बहुत ही उसमें हार्ड लेयर की सेल वॉल पाई जाती है, जिससे वो आपके बचे रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में भी। ठीक है, तो ये बात हो गई थी आपकी प्रोटिस्टा के बारे की। तो और इससे हम लोगों ने बात की थी वायरस के बारे में, वायरस के बारे में, प्रांस के बारे में, लाइकेन के बारे में। देखो आज का लेक्चर मैं अब ख़त्म करता हूँ, और आपको मैं डेली क्वेश्चंस कराता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, और आप मुझे चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो अगर आपको मुझसे पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, फिर वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इसमें कमी लगती है या कुछ मुझे सुधार करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा नीचे, मैं उस पर एक्शन लूँगा। थैंक यू।